जय हिंद साथियों। चलिए आज मौलिक अधिकार को देखते हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग मौलिक अधिकार को डिटेल्स में जानेंगे। इसके अगले क्लास में इनसे जितने भी संबंधित आपका एमसीक्यू प्रश्न होगा उन सभी प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। तो चलिए हम डिटेल्स में जानते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे संवैधानिक उपबंध, यानी इसे संविधान में क्या उपबंध किया गया है। तो पहला आपका है कि मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो पहले आपको ये याद रखना है कि जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार है, यानी मौलिक अधिकार जो है वो किस संविधान से लिया गया है, तो वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अगला पॉइंट है कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न आपका बनेगा कि जो मौलिक अधिकार है उन्हें किस भाग में जोड़ा गया है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार को रखा गया है। किन अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 12 से 35 में इसका उल्लेख है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। अगला पॉइंट आपका है कि संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यानी भारत के संविधान के भाग 3 को हम भारत के मैग्ना कार्टा कहते हैं, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार को हम भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं, क्योंकि भाग 3 में जो है वो मौलिक अधिकार का ही उल्लेख किया गया है। तो यहाँ से आपका बेसिक प्रश्न बनते हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार का। तो इसे आप याद रखिएगा। अब हम चलिए देखते हैं कि मौलिक अधिकार हमें क्यों मिला है, ये क्यों आवश्यक है और मौलिक अधिकार होता क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मौलिक अधिकार हमें क्यों चाहिए। तो देखिए, मूल अधिकार जो है वो संविधान में उल्लेखित वे अधिकार है जो व्यक्ति के भौतिक एवं नैतिक विकास हेतु आवश्यक है। यानी व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए बहुत जरूरी है आपका मूल अधिकार मिलना। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास के लिए मूल अधिकार होना जरूरी है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका कि ये भौतिक एवं नैतिक विकास की दशाओं के साथ साथ राज्य के खिलाफ व्यक्ति की आज़ादी को सुनिश्चित करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपका बनते हैं, डीपली प्रश्न ये बनेगा कि मौलिक अधिकार हमें किसके विरुद्ध मिला है। मौलिक अधिकार क्या है? तो सिंपल कह सकते हैं, मौलिक अधिकार यानी हमें राज्य के खिलाफ व्यक्ति को जो आज़ादी मिले हैं उसी को मौलिक अधिकार कहते हैं। जैसे देखिए, हम मौलिक अधिकार आप जानते होंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो आप बोलते हैं कि कोई भी चीज़ बोल सकते हैं, वो भी क्या है, मेरा मौलिक अधिकार है। अब देखो, सरकार कोई गलत कार्य कर रहे हैं, इसको हम आलोचना करेंगे तो मुझे आलोचना करने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, तो ये क्या है, मौलिक अधिकार है। तो यदि ये अधिकार हमें नहीं मिलता तो हम क्या पूरी तरह से स्वतंत्र होते? नहीं होते। तो इसीलिए यानी भौतिक और नैतिक विकास के लिए ही हमें ये मौलिक अधिकार मिला है। ये मौलिक अधिकार किसके खिलाफ मिला है? राज्य के खिलाफ। राज्य मतलब सरकार, ठीक है। तो राज्य के खिलाफ हमें मिला है। यानी राज्य हमें बोलने पर या कहीं घूमने पर, टहलने पर पूरे देश में मना नहीं कर सकते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, हमको कौन कौन सा मौलिक अधिकार मिला है उसको पढ़ेंगे। तो ये हमें राज्य के खिलाफ अधिकार मिले हैं, ठीक है। यदि कोई सरकार हमारे मौलिक अधिकार को दबाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आगे हम पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट भी जारी कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इसे हम आगे पढ़ेंगे। फिर हम जानते हैं आगे कि जो मूल संविधान थे उसमें कुल 7 मौलिक अधिकार मिला हुआ था। कुल 7 मूल अधिकार प्रदान किया गया था हमें, लेकिन अभी जो है वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार प्राप्त है। तो 7वां मौलिक अधिकार को कब हटा दिया? तो याद रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके इसे अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो यहाँ पर आपका सबसे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको ये याद रखना है कि जब आपका
संविधान लागू हुआ था, ठीक है, उस समय हमें 7 मौलिक अधिकार मिला हुआ था, ठीक है। तो उसके यानी वर्तमान में केवल 6 मूल अधिकार हैं। तो यानी ये 7वां जो मूल अधिकार है वो कब हटा? तो याद रखना, ये था आपका संपत्ति का अधिकार, जिसे मौलिक अधिकार से हटा करके उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। यदि आपसे यह पूछे कि इससे पहले जो आपका संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था उसका उल्लेख किस में था? तो अनुच्छेद 19 के 1 के 6 में था और अनुच्छेद 31 में था। तो इस दोनों अनुच्छेद को हटा दिया गया है वर्तमान में, ठीक है। तो वर्तमान में आपका केवल और केवल 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। शुरुआत में यानी जब संविधान लागू हुआ उसमें 7 मौलिक अधिकार था। एक मौलिक अधिकार आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यानी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार से और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद 301 के तहत, ठीक है। याद रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए अब हम देखते हैं आगे। अब हम आगे जानेंगे आपका जो 6 मूल अधिकार है उसके बारे में। ये कौन कौन सा 6 मूल अधिकार अभी वर्तमान में हमें मिला है। इसमें पहला आपका है समानता का अधिकार या उसी को बोलते हैं समता का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार या समता का अधिकार, तो इसका उल्लेख है आपका अनुच्छेद 14 से 18 में, ठीक है। तो आपसे प्रश्न ये पूछेंगे कि समता का अधिकार या समानता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपका अनुच्छेद 14 से 18 में। आगे में हम जाकर डिटेल्स में पढ़ेंगे 14, 15, 16, 17, 18 इन सभी अनुच्छेद को पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन पहले इन्हें देख लीजिए कि कौन सा 6 मूल अधिकार है। तो पहला है आपका समानता का अधिकार यानी समता का अधिकार। ये आपका अनुच्छेद 14 से 18 में इसका उल्लेख किया गया है। फिर आपका सेकेंड है स्वतंत्रता का अधिकार। सेकेंड आपका है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन आपका अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में किया गया है, ठीक है। तो समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 to 22, ये 2 हुआ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे आपका है तीसरा आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपका अनुच्छेद 23 और 24 में है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें अनुच्छेद 23 और 24 में मिला है। फिर आपका चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन आपका अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 to 28। फिर पांचवा है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये आपका है अनुच्छेद 29-30 में, अनुच्छेद 29-30 में। फिर आपका छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है आपका अनुच्छेद 32 में, ठीक है, अनुच्छेद 32 में। यहाँ पर अनुच्छेद 31 आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो वही आपका अनुच्छेद 31 में ही था संपत्ति का अधिकार, जिसे अब हटा करके मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये आपका हुआ 6 मौलिक अधिकार, 6 मूल अधिकार, ठीक है, जिसे आपको याद रखना है। ये आपका प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं इन्हें मैच करने के लिए, ठीक है। चलिए अब आगे हम जानते हैं मूल अधिकार की विशेषता क्या है, यानी मौलिक अधिकार की विशेषता क्या है। पहला कि मूल अधिकार न्यायोचित है, यानी मूल अधिकार को हम लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। इन अधिकारों के हनन पर हम न्यायालय जा सकते हैं, यानी जब राज्य यानी सरकार हमारे मौलिक अधिकार को हनन करते हैं तो उस केस में हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। और आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जा सकते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करेंगे और आपका हाई कोर्ट जो है वो आपका अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करते हैं हमारे मौलिक अधिकार हनन होने पर। समझिए, यानी अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं मौलिक अधिकार हनन होने पर, और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं।
दूसरी बात कि मूल अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा दी जाती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब सरकारें हमारे मूल अधिकार को हनन करने का कोशिश करता है तो उस केस में हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, यानी यही हमारे मूल अधिकार के संरक्षक है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। आपका अगला पॉइंट है कि मूल अधिकार व्यक्ति को राज्य के खिलाफ प्राप्त अधिकार है। पहले हम बता चुके हैं मूल अधिकार हमें किसके खिलाफ मिला है, राज्य के खिलाफ मिला है, यानी राज्य हमारे मूल अधिकार को छीन नहीं सकता है। यदि छीनेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगला है कि मूल अधिकार असीमित नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। अब ये नहीं है कि आपको यदि बोलने का अधिकार मिला है अनुच्छेद 19 के तहत, तो ये नहीं है कि कुछ भी बोल देंगे। ठीक है, उस पर भी आपका सीमा लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पूरा आपका एब्सोल्यूट ये मौलिक अधिकार है, उस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, तो मूल अधिकार असीमित नहीं है। आपको पता भी होगा जब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति शासन लगते हैं तो उस केस में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके बाकी मौलिक अधिकार आपका ऑटोमेटिक यानी समाप्त हो जाते हैं, रद्द हो जाते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक आपके बाकी जो मौलिक अधिकार है वो छीन लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं मूल अधिकार हमें ये असीमित नहीं है। समझ गए? आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे है कि अगला पॉइंट आपका है कि राज्य द्वारा युक्ति निर्बंधों के आधार पर इसे सीमित किया जा सकता है। युक्ति निर्बंधों मतलब ये हुआ कि इस पर यानी आपका जो मौलिक अधिकार है उसको रोक सकता है। ठीक है, राज्य सरकार कुछ विशेष केस में। फिर आपका अगला है कि यह अधिकार अस्थायी नहीं है। मौलिक अधिकार जो अस्थायी नहीं है अर्थात संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के माध्यम से इनको घटा बढ़ा सकती है। ठीक है, यानी मौलिक अधिकार को घटा बढ़ा भी सकती है, यह अस्थायी नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो अब आपको बता रहे थे वहाँ ये आपको यहाँ आया है कि राष्ट्रीय आपात यानी अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपात लगते हैं उस दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके समस्त मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, यानी 20 और 21 को छोड़ करके बाकी जो भी मौलिक अधिकार है वो आपका निलंबित कर सकते हैं। कब? जब राष्ट्रीय आपातकाल आपको लागू हो, यानी अनुच्छेद 352 के तहत लागू हो। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से आते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके, यानी राष्ट्रीय आपात के समय भी अनुच्छेद 20 और 21 हमें नहीं छीन सकता है। चलिए कुछ बेसिक यहाँ देख लेते हैं। मूल अधिकार का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? देखिए 1931 के आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में, 1931 के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की गई, जिसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया। तो ये आपका मूल अधिकार का कुछ बेसिक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। यानी पहली बार यदि मूल अधिकार की बात करें, मूल अधिकार का मांग कब किया गया था, तो ये किया था आपका कराची के 1931 के कराची अधिवेशन में। ठीक है, 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की अध्यक्षता में पहली बार मूल अधिकार की मांग की गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जितने भी आपका मूल अधिकार अभी हम पढ़े हैं उनको हम अलग से देखने वाले पूरे डिटेल्स में। मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद। ठीक है, जैसे हम लोग पहले देखे थे आपका, चलिए पहले देखते हैं अनुच्छेद 12 और 13। ठीक है, 12 और 13 देखेंगे पहले। ये 12 और 13 में है क्या? देखिए अनुच्छेद 12 जो है ना उसमें राज्य की परिभाषा दिया गया है। ठीक है, राज्य की परिभाषा में कौन आते हैं? तो ये आते हैं आपका भारत सरकार की संसद, राज्यों की सरकारें एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय पदाधिकारी, अन्य पदाधिकारी। देखिए जितने भी पदाधिकारी है सभी राज्य के परिभाषा में
आ जाते हैं। संसद यानी आपका लोकसभा का मेंबर है, चाहे राज्यसभा का है, चाहे विधानसभा का है, ये सभी राज्य के परिभाषा में आ जाते हैं। फिर आपका है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 क्या कहते हैं? देखिए अनुच्छेद 13 ना बहुत ये आपका इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है और आपको इसके बारे में हर जगह डिटेल्स में चर्चा नहीं आपको मिलती है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 13 जो है वो क्या कहते हैं? मूल अधिकारों से असंगत तथा अल्पीकरण करने वाली विधियां। समझाते क्या है? देखिए अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि जिस दिन संविधान लागू हुआ था, जैसा आपका पहली बात आपका 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। ठीक है, लेकिन पूर्णतः कहा जाए तो आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो चलिए 26 जनवरी 1950 मान लीजिए। तो जब 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः आपका संविधान लागू हुआ तो उससे पहले भी जो ब्रिटिश कानून था, ठीक है, जैसे भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, जैसा आपका 1909 का अधिनियम, जैसा आपका 1919 का अधिनियम, तो उसमें भी जो कानून था ना, तो वो कानून भी लागू ही था। संविधान लागू होने के बाद भी वो लागू था। ठीक है, लेकिन उनमें से वह कानून आपको लागू नहीं होगा, उसको शून्य सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं यदि वह मूल अधिकार को क्या हो, मूल अधिकार से टकराती हो या उससे असंगत हो। समझ रहे हैं? मूल अधिकार से यदि वो टकराएंगे पहले वाला कानून, तो उसको सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 13 के तहत शून्य घोषित कर सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 13 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 13 जो है आपको आगे एक क्वेश्चन मिलेगा, जब हम ऑब्जेक्टिव कर पाएंगे तो इसमें क्वेश्चन मिलेगा कि न्यायालय जो है वह यानी न्यायिक पुनर्विलोकन किन अनुच्छेद के तहत कर सकता है। ठीक है, तो उसमें 13 भी आएगा। 13 अनुच्छेद इसलिए करते हैं क्योंकि अनुच्छेद 13 में यह कहा गया है कि जो यानी संविधान लागू होने से पहले जो भी कानून थे, ठीक है, जो भी कानून थे, वह कानून यदि मूल अधिकार से टकराएगा तो वह यानी उस अधिकार को यानी उस कानून को सुप्रीम कोर्ट उसे शून्य कर सकता है, कम कर सकता है। समझिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका मेन है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। पहला था आपका समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार। जो हम लोग 6 मौलिक अधिकार पढ़े थे ना, उसमें पहला था समता का अधिकार या समानता का अधिकार। यह है आपका अनुच्छेद 14 से 18 में इसका उल्लेख है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका यानी 14, 15, 16, 17, 18 एक साथ। ठीक है, समता का अधिकार पहला आपका है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या है? करा विधि के समक्ष समानता, यानी विधि के समक्ष समानता, यानी विधि के समक्ष जितने भी व्यक्ति है देश में सब क्या है? एक समान है। ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग कानून होगा, उसके लिए अलग कानून होगा। तो 14 में कह रहा है विधि के समक्ष समानता, विधियों का समान संरक्षण। नेक्स्ट आपका है अनुच्छेद 15। देखिए अनुच्छेद 15 में कहते हैं आपका कि धर्म, मूल, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध, यानी किसी व्यक्ति के धर्म, मूल, वंश के आधार पर आप अंतर नहीं कर सकते हैं, यानी उसको नीच भावना से हम नहीं देख सकते हैं। तो ये आपको कहा गया अनुच्छेद 15 में कि मूल धर्म, मूल, वंश, लिंग के आधार पर विभेद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपका अगला है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहते हैं? तो अनुच्छेद 16 कहते हैं आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी इसके सिंपल अर्थ समझिए सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर मिलना, सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर देना, ये भी क्या है? मेरा मौलिक अधिकार है। लेकिन आप कहेंगे सर इसमें कि बहुत सारे लोग को आरक्षण मिलता है, तो सबको तो समान अवसर नहीं मिलता है। तो आरक्षण क्यों मिलता है इसका भी चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के अवसर के विषय में अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर दिया जाएगा। ये हमारे क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है, आगे आपका है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 कहता है अपृष्टता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। किसी व्यक्ति को हम छुआछूत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अपृष्टता का अंत का उल्लेख आपका अनुच्छेद 17 में है। और ये जो प्रश्न है ना बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 17 आपका अगला है अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत।
ठीक है। उपाधियों का अंत, इसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 18 में है। तो ये आपका 14 से 18 अभी जो हम लोग देखे हैं वो क्या था, वो था आपका समता का अधिकार, ठीक है। तो एक साथ आप 14 से 18 को याद रखिएगा, एक साथ 14 से 18 को याद रखिएगा। अब हम देखेंगे आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका अनुच्छेद 19 से 22 में है। 19 से 22 को डिटेल्स में देखेंगे। देखिए अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, ठीक है। अनुच्छेद 19 के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, इसको हम डिटेल्स में देखते हैं और याद करने का तरीका भी आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के ए में क्या कहता है, अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में ए में कहता है आपका वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आपके बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। ये किस में दिया है, ये आपका अनुच्छेद 19 के 1 के ए में दिया है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपका अनुच्छेद 19 के 1 के ए में भी आपका प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में है। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया था आपका इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ मामला 1985 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि ये आपका प्रेस की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 के फर्स्ट का ही भाग है। तो आपको ये भी याद रखना है कि प्रेस की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के ए में है। अगला आपका है, अगला 19 का फर्स्ट का बी है, अनुच्छेद 19 के फर्स्ट का बी है। ये कह रहा है शांतिपूर्ण एकत्र होने की सभा करने की स्वतंत्रता। देखिए पहला में क्या था, 19 का 1 के ए में था आपका बोलने की स्वतंत्रता, आप बोल सकते हैं। बी में है शांतिपूर्ण एकत्र होने की और सभा करने की स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्र बोल सकते हैं फर्स्ट में। सेकंड में कर आपका कि कहीं भी शांतिपूर्ण बिना हथियार का आप सभा कर सकते हैं। सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता, जब आप सभा करेंगे तो वहाँ बैठकर संघ भी बना लेंगे, ठीक है। तो संघ बनाने की स्वतंत्रता आपका 1 के सी में है। फिर आपका अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के डी में है देश में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता, यानी पूरे देश में पूरे भारत में आप कहीं भी जा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। ये हमारी क्या है, मौलिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 19 के डी में है। फिर आपका अगला है अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के ई, देश में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। ये किसमें, अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के ई में है। इसको याद करने का तरीका भी बताएंगे, पहले देख लीजिए, ठीक है। फिर आपका है अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के एफ, ठीक है। ये वर्तमान में नहीं है, इसे समाप्त कर दिया है क्योंकि इसी में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार दिया गया था। लेकिन आपको याद होगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटाकर अनुच्छेद 300 के ए में के तहत उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका अनुच्छेद 19 का एफ जो है वो वर्तमान में नहीं है, उसे समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। फिर आपका अगला है अनुच्छेद 19 के फर्स्ट का जी, ये कह रहा है कि कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता है, यानी भारत के नागरिक को कोई भी व्यापार और अपनी जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। तो ये था आपका अनुच्छेद 19 में जो आपका 6 प्रकार की स्वतंत्रता था उसको हम देखे हैं। तो चलिए एक बार उसको याद करने का तरीका आपको दिखा देते हैं, कैसे याद करेंगे। देखिए अनुच्छेद 19 का ये है पहला है, पहला तो देखिए पहला में क्या कर रहा है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आप बोल सकते हैं। जब हम बोलेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, जब बोलेंगे तो शांतिपूर्ण जाकर हम कहीं सभा भी कर सकते हैं, सभा करेंगे। जब सभा करेंगे तब मन करेगा कि संघ बना लेते हैं, कोई आपका एक संघ बनाते हैं, कोई कमेटी बनाते हैं, तो आप संघ बना लिए। जब संघ बनाए तो अब क्या सोचे कि संघ को चलो प्रचार करते हैं पूरे देश में, तो क्या किए, पूरे देश में आवागमन किए। आवागमन जब कर लिए तब आपको इच्छा हुआ कि अब कहीं ना एक जगह अपना घर बनाकर आप रह लेते हैं, ठीक है। बहुत आवागमन कर लिए तो निवास करने की स्वतंत्रता। जब कहीं पर आप बस गए तो आप सोच रहे हैं कि कोई काम भी खोज लेते हैं, ठीक है, कोई काम खोज लेते हैं तभी तो आपका पेट चलेगा, तो जीविका चलाने की स्वतंत्रता आपका जी में है। तो ये क्रम आपको कैसे याद रहेगा, तो इसी तरह से आपको याद रह सकता है जब आप सोचेंगे तो, ठीक है। तो फिर आपको दिखाते हैं कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले हमको बोलने की स्वतंत्रता दिया गया है 19 के ए में।
जब बोलने की स्वतंत्रता दिया है, जब बोलेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे भाई, कहीं जा कर के क्या करेंगे, सभा करेंगे, एकत्र होंगे, सभा करेंगे। जब आप एकत्र होकर कहीं पर शांतिपूर्ण आप बैठ करके जब सभा करते हैं, तब आपको मन आएगा कि चलो संघ बना लेते हैं, ठीक है, क्यों नहीं संघ बना ले, तो कोई संघ बना लिए। जब संघ बना लिए तो सोचिए इसका प्रचार करते हैं, तो पूरे देश में आवागमन करने लगे। जब आवागमन करने लगे तो उसके बाद मन हुआ कहीं चलो आप अब ठहर जाते, बहुत चल लिए, तो कहीं जाकर आप बस गए, कहीं घर बना लिया अपना। जब कहीं घर बनाए तो उसके बाद आपको तो खाने के लिए कुछ चाहिए, तो आजीविका कोई काम करेंगे, तो उसके बाद जीविका चलाने के लिए कोई आपका काम खोजे। तो इस तरह से आप याद रखेंगे ना, तो आपको 6 अनुच्छेद आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 20 है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 20 क्या कहते हैं, देखिए, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। देखिए इसके तहत 3 तरह का हमें स्वतंत्रता मिली है। देखिए पहला आपका है कि एक अपराध हेतु सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। यानी यदि आप कोई एक अपराध किए हैं तो उसके लिए एक ही बार सजा मिलेगी, ऐसा नहीं है कि बार बार आपको सजा मिलते रहेंगे। देखिए हमारे बिहार में क्या है, शराब बंद है। अब कोई व्यक्ति है वो शराब बेचने में पकड़ा गया, कहीं से लेकर आ रहा था या बेच रहा था, तो उसमें पकड़ा गया, तो एक बार वो अपराध किया है तो उसके लिए एक बार ही सजा मिलेगी। 1 साल का मिले, 2 साल का मिले, 5 साल का मिले, ऐसा नहीं कि उसको बार बार पकड़ कर छोड़ दे रहे फिर बार बार पकड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। यानी एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेंगे, ठीक है। फिर सेकेंड का आपका कि अपराध के समय वाले कानून के अनुसार ही सजा मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अभी आपका क्या है, 2025 है, ठीक है, 2025 है, अक्टूबर है, ठीक है। तो देखिए अक्टूबर 2025 है, तो अक्टूबर 2025 में अभी तक जो कानून है उस कानून के तहत ही सजा मिलेगी। मान लीजिए कोई अपराध किया है, ठीक है, तो कोई अपराध किया उसके लिए अभी सजा था 2 वर्ष, ठीक है, अभी जो आपका है उसके लिए सजा है 2 साल का जेल, ठीक है। लेकिन इसी में सरकार यदि संशोधन करके 2027 में एक कानून बनाते हैं कि अब इस अपराध के लिए 5 साल की सज़ा होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वह व्यक्ति जब अब 2027 में आएगा, जेल में रहेगा, तो उसका जो है यानी सज़ा वो 5 साल के लिए हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जिस समय वो अपराध किए ना, उस समय के कानून का अनुसार ही उसको दंड मिलेगा, समझ रहे हैं। चलो फिर समझाते हैं। जैसे आपका मान लीजिए अभी बोले तो आपको क्या, अक्टूबर 2025 चल रहे हैं, ठीक है, अक्टूबर 2025 चल रहे हैं। हमारे बिहार में शराब बेचना या खरीदना क्या है, अपराध है, यानी क्या, गैर कानूनी है। तो कोई व्यक्ति अभी क्या कि शराब बेचने में पकड़ा गया, जब पकड़ा गया मान लीजिए उसके लिए सज़ा है 2 वर्ष का, ठीक है, मान लीजिए 2 वर्ष की सज़ा है, ठीक है। अब इसके देखिए आगे मान लीजिए 2026 में, जनवरी 2026 में एक कानून बनते हैं कि अब जो है उसके लिए 5 वर्ष की सज़ा दिया जाएगा, ठीक है, 5 वर्ष की सज़ा अब दिया जाएगा। तो देखिए तो ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति को जब जेल हुआ था अभी अक्टूबर 2025 में, तो जनवरी 2026 आएगा तो ऐसा नहीं कि उसका समय बढ़ जाएगा, 5 साल के लिए जेल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, 2 साल का ही जेल होगा। हाँ, जनवरी 2026 के बाद यदि कोई अपराध करते हैं तो उसको तो 5 साल की जेल होगी, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ, यानी आप आगे वाले नियम के अनुसार आप सज़ा नहीं दे सकते हैं, जो वर्तमान में नियम है उसी के अकॉर्डिंग आप सज़ा दे सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ। फिर आपका अगला है कि स्वयं के विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कभी कभी आप देखते हैं पुलिस को, जब कोई अपराधी मिलते हैं तो उसको गवाह नहीं मिलते तो उसी व्यक्ति को पीटते हैं, ठीक है, जो अपराध किए उसी को पीटते, तुम बोलो हम ये किए, तो उसी से बोलवाने की कोशिश करता है। ये क्या है, ये नहीं कर सकते हैं, स्वयं के विरुद्ध गवाह देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये मेरा मौलिक अधिकार है। तो ये आपका अनुच्छेद 20 के तहत ये मौलिक अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। चलिए आपको अगला देखते हैं हम, आपका अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका देखिए विस्तार बहुत किया गया है, ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट बार बार विस्तार करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए संसद ने भी संशोधन किया है,
6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ये भी आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में ही जोड़ दिया गया है। यानी अनुच्छेद 21 में ही इसी को शामिल कर दिया आपका कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा जो है वो राज्य का कर्तव्य है कि वो राज्य निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ये कब जोड़ा गया है? इसको जोड़ा गया आपका अनुच्छेद 21 के ए में। इसको कब जोड़ा है? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है। याद रहेगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 के ए में है। और इसे कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2022 के द्वारा। याद रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं अनुच्छेद 22। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना अनुच्छेद 20 और 22 में कन्फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले 22 देखते हैं, फिर हम 20 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, 22 में क्या है? अनुच्छेद 22 में है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। इसमें भी 3 तरह का अधिकार मिला है हमें, मौलिक अधिकार। पहला आपका है कि हिरासत में लेने का कारण पूछने का अधिकार। देखो, किसी व्यक्ति को यदि पुलिस गिरफ्तार करते हैं तो उसका अधिकार है कि वो पूछे कि हमें किन कारण से आप गिरफ्तार किए हैं, उसका कारण बताइए। तो आप पुलिस से कारण पूछ सकते हैं कि हमें क्यों गिरफ्तार किया गया है। इन है कि 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना, यानी 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना। 24 घंटे के अंदर आपको यानी किसी न्यायालय के पास आपको पेश करना होगा। हाँ, इसमें एक चीज़ और लिखा है कि आपके आने जाने के यानी आने का जो ट्रैवल करने का समय है वो इसमें काउंट नहीं होगा। समझ रहे? इसमें जो परिवहन का समय है, जैसे मान लीजिए कहीं पर किसी को हिरासत में लिया है तो उसको हो सकता है कि कोर्ट जाने में आपको 2 दिन लग जाए, तो जो रास्ता में जो समय लगता है उसको काउंट नहीं किया जाता है। समझिए। अगला है कि पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार। आपको ये भी अधिकार है कि आप एक मनपसंद का वकील कर सकते हैं अपने के लिए, ठीक है, जो आपके लिए लड़ेगा, ठीक है, आपका पक्ष रखेगा, तो आपको अपने मनपसंद का वकील रखने का भी अधिकार है। तो ये है आपका अनुच्छेद 22 के तहत मिला है। ठीक है, अनुच्छेद 20 में क्या था? अनुच्छेद 20 में था आपका अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये अपराध के लिए है। देखिए, आप अपराध करेंगे तो उसी के बाद ना आपको हिरासत मिलेगा। तो याद रखना, पहले अपराध है, यानी तो अपराध वाला किस में है? 20 में है। 22 में क्या है? तो गिरफ्तारी। पहले अपराध करेंगे तब गिरफ्तारी होगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो 20 और 22 में कन्फ्यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपका अनुच्छेद 23-24 में मिला है। इसमें हम देखते हैं 23 में क्या है। 23 में आपका है कि मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध। मानव का दुर्व्यापार मतलब मानव तस्करी पर रोक, मानव का तस्करी नहीं कर सकते हैं। बलात् श्रम का मतलब होता है आपका जबरदस्ती कार्य करवाना। ठीक है, तो जबरदस्ती किसी से कार्य नहीं करा सकते हैं, तो बलात् श्रम पर प्रतिषेध है। ये आपका अनुच्छेद 23 में है। अनुच्छेद 24 में क्या है? तो अनुच्छेद 24 में कह रहा है आपका बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से आप किसी होटल, किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते हैं। तो ये आपका अनुच्छेद 24 तक ये मेरा मौलिक अधिकार है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से आप होटल, रेस्टोरेंट कहीं भी काम नहीं करा सकते हैं। तो ये आपका हुआ 23 और 24। अब हम लोग देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 25 से 28 में है। अनुच्छेद 25 है। अनुच्छेद 25 क्या कहते देखिए। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी अनुच्छेद 25 कह रहे हैं आप कोई भी धर्म को मानने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। अनुच्छेद 26 कह रहा है कि अपने धार्मिक मामले के लिए प्रबंधन की स्वतंत्रता, अपने धर्म का प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका अगला है अनुच्छेद 27 कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए
फरोख की दैसी स्वतंत्रता, यानी अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए आप किसी पर टैक्स नहीं लगा सकते हैं।